ओके सो गुड इवनिंग, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स पहला लेक्चर है आज और आज इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन आप बोले ना अगले महीने से शुरू होगा। अगले महीने नहीं, मतलब या फिर इस मंथ के एंड में। नहीं, वो डिपेंड करेगा ना, वो लेक्चर कब कंप्लीट होगा टिश्यूज का। ठीक है, आप लोग बोलिए मंडे। टिश्यू होगा ना। नहीं, फिजिक्स तो अभी कवर किया है, केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स ही तो कवर किया है, तो अब बायो कवर होगा। फिर उसके बाद फिजिक्स। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ट्राइंगल्स चैप्टर है जिसको हमें स्टार्ट करना है और ये ट्राइंगल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में भी है और फिर 10th में भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, 9th क्लास में जो हमें स्टडी करना है वो स्टडी करना है अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। विल टॉक अबाउट व्हाट? कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की हम बात करेंगे और 10th में हम बात करेंगे किसकी? सिमिलैरिटी की। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक होता है ना, जो बेसिक आइडिया है वो दोनों पे सेम अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी हम जब देखेंगे, जब हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थ्री साइड होने चाहिए, इक्वल। अगर किसी फिगर के 4 साइड है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एकदम एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। हाँ, समझ में आ रही? यस, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। ठीक है, यही चीज जब हम अप्लाई करते हैं पॉलीगन्स पे, ठीक है, ये बात करें कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स वो होते हैं which the polygons are what? Polygons are the closed figure. ठीक है, सिंपल क्लोज फिगर्स होते हैं पॉलीगन्स which have many sides. Okay, starting with minimum 3. तो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स की अगर हम बात करें जिसमें पॉलीगन में सबसे पहले ट्राइंगल आता है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स, यानी ऐसा नहीं है कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल पे अप्लाई हो रही है। कॉन्ग्रुएंसी सर्कल पे भी अप्लाई हो सकती है, स्क्वायर पे भी अप्लाई हो सकती है, पैरेललोग्राम पे भी अप्लाई हो सकती है, किसी पे भी अप्लाई हो सकती है, किसी फिगर पे भी अप्लाई हो सकती है। तो अगर यही मैंने कहा फिगर क्या है, विच इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। लेकिन वही चीज जब हम मैथमेटिक्स में अगर पॉलीगन्स की बात करेंगे तो पॉलीगन्स में क्या बोलेंगे? मींस जिनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। द पॉलीगन्स, दोज पॉलीगन्स कॉन्ग्रुएंट, वाई? जिनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। ठीक है, तो वो पॉलीगन्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होंगे। तो द पॉलीगन्स which have corresponding parts equal. corresponding parts equal. corresponding part ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, corresponding parts ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, corresponding part का मतलब क्या हो गया कि अगर एक साइड की बात हो रही है तो उसके corresponding साइड, अगर एक एंगल की बात हो रही है तो उसका corresponding एंगल। ठीक है, corresponding parts का मतलब ये हो गया, क्योंकि पॉलीगन इज मेड अप ऑफ व्हाट? पॉलीगन इज मेड अप ऑफ साइड एंड एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे जब हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? साइड्स एंड एंगल्स। सिंपल। तो इसीलिए अगर हम इसी पे आ जाए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो होंगे जिनके corresponding sides, all corresponding sides are equal and all corresponding angles are equal. तो हम ये कहेंगे the triangles are said to be congruent if the corresponding sides are equal. B, if corresponding angles are equal. corresponding sides equal हो और corresponding angles equal हो. ठीक है, जैसे यहां पे दो ट्राइंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं और यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे. ए बी सी, ये एक एंगल, ये 2 और 3 से मैंने क्यों डिनोट किया, मतलब ये तीनों एंगल्स क्या हैं, डिफरेंट है. ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा क्या, दैट इज पी क्यू आर. ठीक है, दैट इज पी क्यू आर एंड दैट इज ऑल्सो. ठीक है, तो अगर ये ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, ए सी साइड पी आर के इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगे. ठीक है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे ए पी के, बी क्यू के, सी आर के. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट. अब यहां पे जब इसको लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. हम ये नहीं लिख सकते कि चलो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ट्राइंगल सी बी ए लिख दिया. भाई ए बी सी लिखो, बी सी ए लिखो, सी बी ए लिखो, बात वही है. एंगल्स में तो चलेगा, यहां पे नहीं चलेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे हम साफ साफ बोल रहे हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग पी है. तो जब हम लिखेंगे तो ए यहां पे लिख रहे हैं तो पी भी पहले ही लिखेंगे. ठीक है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है तो बी को पहले लिख रहे हैं तो क्यू को भी पहले उसके बाद लिखेंगे, मतलब उसी की पोजीशन पे लिखेंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सी करस्पॉन्डिंग है आर के तो सी की जगह हम आर लिखेंगे. ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एंगल सी एंगल पी के इक्वल है. क्या ऐसा इक्वल है, एंगल सी एंगल पी के इक्वल है? No. क्यों आरम? नहीं, तो ये लिखना हमारा वैलिड है नहीं. तो जब कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं, ट्राइंगल्स को लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम, जब ट्राइंगल्स को लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो उसका लिखना भी लॉजिकल है, कुछ भी नहीं लिख सकते. समझ में आ रही है कि अगर हमने लिखा ए बी सी तो ए के करस्पॉन्डिंग पी इक्वल है तो ए के करस्पॉन्डिंग पी ही लिखा जाएगा, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू ही लिखा जाएगा, सी के करस्पॉन्डिंग आर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. दैट इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. क्राइटेरिया वन बाय वन स्टडी करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है कि अगर, क्योंकि देखो अगर हम कॉन्ग्रुएंट्स बोल रहे हैं तो क्या जरूरी है कि सारे साइड्स का देखना, सारे एंगल्स का देखना, कि जब तक सारी साइड्स ना बोली जाए, सारा एंगल ना बोला जाए, तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते? क्या ऐसा होना चाहिए कि लिखे कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल, मतलब जब तक 6 इंफॉर्मेशन ना हो तब तक हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं. No. हमें कम से कम एक मिनिमम चाहिए कि अगर इतना है तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. तो उसी क्राइटेरिया पे आएंगे, उसी क्राइटेरियन पे आएंगे. ठीक है, डन.
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी तो 10th में पढ़ेंगे। फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने लिखा कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मान लो मैंने ये लिखा, आपके सामने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए और ये बोल रहा हूं कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये तो होगा। तो इसका मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं सीपीसीटी। जब हम प्रूफ करेंगे तो जब हम प्रूफ करेंगे वो कहेगा ना कि भाई ये प्रूफ करो कि ये साइड इसके इक्वल है। तो जब भी किसी साइड को इक्वल प्रूफ करना होगा, जब भी किसी एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना होगा, तो हम पहले ये देखेंगे कि वो साइड और एंगल किस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं। उन ट्राइंगल्स को हम क्या प्रूफ कर देंगे, उन ट्राइंगल्स को हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किससे प्रूफ करेंगे, क्राइटेरिया से। समझ में आ रही, फिर से समझो भाई क्वेश्चन क्या होगा, या तो कहेगा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, या ये होगा साइड्स को इक्वल प्रूफ करो, या ये होगा एंगल्स को इक्वल प्रूफ करो, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आ रहे, जब जहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़, तो अगर वो ये कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्राइंगल्स को, तो हम क्या यूज करेंगे, क्राइटेरिया, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि इन एंगल्स को इक्वल प्रूफ करो, तो वो एंगल्स जिन ट्राइंगल्स में है पहले उनको क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किससे प्रूफ करेंगे, क्राइटेरिया से। तो क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ट्राइंगल को, तो ऑटोमेटिकली एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही तो व्हाट इज सीपीसीटी, बेसिकली दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, corresponding parts of congruent triangles। कि अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइड इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको प्रूफ कर देंगे, यानी वो साइड्स, वो एंगल्स जिस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सीपीसीटी से ये इक्वल है। सीपीसीटी मतलब corresponding parts of congruent ट्राइंगल्स। ये दो एंगल्स क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ये दो साइड्स क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं किसकी, क्राइटेरिया की, ठीक है, क्राइटेरिया। और इसमें सबसे पहले आएगा एक्सियोम 7.1। ये बताओ एक्सियोम है तो क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है, नहीं। तो एक्सियोम सबसे पहले क्या है, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सबसे पहला SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, SAS, ठीक है, मतलब मिनिमम 3, यानी इसके लिए क्या चाहिए हमें, दो साइड्स और एक एंगल। ये बोल क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं फिर लिखते हैं। तो मान लो दो ट्राइंगल्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, दो ट्राइंगल्स हैं, दैट इज ABC एंड PQR। तो SAS आपको ये बेनिफिट दे रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि सारे साइड्स और सारे एंगल्स को देखो। SAS आपसे ये कह रहा है बस दो ट्राइंगल्स जिनको कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है, उनकी दो साइड्स और एंगल को देख लो। अगर वो इक्वल है, कौन से, करस्पॉन्डिंग, अगर वो इक्वल है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन यहां पे एक ट्रिक, मतलब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
यहां पे ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो SAS वो ये नहीं कह रहा है कि कोई भी दो साइड कोई भी एंगल नहीं, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अगर मान लो ये दो ट्राइंगल है, इसमें AB इक्वल है PQ के और AC इक्वल है PR के, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल, देखो एंगल बीच में आ रहा है, समझ में, अगर इन दोनों के बीच का एंगल इन दो साइड्स के बीच के एंगल के बराबर है, तब SAS अप्लाई होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, कैसा, कि मान लो ये है कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल, बात समझ में आ रही, तो ये SAS नहीं है। क्यों? SAS ये कह रहा है कि दो साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए, बात समझ में आ रही, दिन दो साइड्स के बारे में बात हो रही है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में आ रही है, उसके बीच का। तो ये SAS का मतलब ये नहीं है कोई भी दो साइड्स कोई भी एक एंगल, SAS का मतलब है कि अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके बीच का है तभी SAS अप्लाई होगा, वरना SAS अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जुनैद, मदीहा, आफिया, अरहम, ठीक है। तो अगर हमें इसको मेंशन करना हो, इस एक्सियोम को लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, two triangles are congruent if two sides and the included angle, देखो बात वही आ गई ना, and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। तो यही कह रहा है कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में एंगल जो है वो भी इक्वल है, तब जो है हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS। दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक्सियोम है, इसको प्रूव करने की जरूरत है नहीं, इसको एज इट इज अप्लाई करें। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास आ गया, दैट क्राइटेरियन आ गया, दैट इज क्राइटेरियन इज सिंगुलर, क्राइटेरिया इज प्लूरल। तो पहला क्राइटेरियन आ गया क्या, दैट इज SAS। अब इसी पे बेस सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये हो गया मदीहा, जुनैद। अब एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट अस पिक अप एग्जाम्पल 1 फ्रॉम द एनसीईआरटी। खुल जा सिम। इसके बाद कितने चैप्टर बचेंगे, 3 4? नहीं, जल्दी इसलिए नहीं खत्म हो, जल्दी इसलिए हो कंसिस्टेंसी, और जो बीच में थोड़ा सा जो ऑफ हुआ और अभी तक ये ट्राइंगल भी खत्म हो गया होता। देखिए कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा 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 पढ़ते रहोगे, ये आपको मैं आइडियाज ले दे रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, साल के एंड पे अपनी सेल्फ स्टडी भी पूरी कर लोगे। दिल नहीं मानता, यहाँ तो मजबूरी में आना पड़ रहा है ना, बात समझ में आ रही? हाँ हाँ, मैं आप ऐसे करो, मैं आपको बताता हूँ, मतलब दिस इज नॉट समथिंग, आई एम टेलिंग यू द वे, मतलब जो तरीके होते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये बोला है, 3 चीज, ठीक है। एक क्या, टाइम, ओके। दूसरा क्या, दैट इज फिजिकल, जान मीन्स योर स्ट्रेंथ और योर लाइफ,
जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, मीन्स यू आर डूइंग वर्क आप कह सकते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ते भी, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट, मनी। और आपको पता है इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेट इससे होता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी बात बोलूंगा तब आप समझोगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। आप अपना एक पिगी बैंक लो, ठीक है, और ये तय करो कि जब नहीं पढ़ूंगा तो मैं 5 रुपए इसमें डाल दूंगा या 50 रुपए, जितना तुम्हें इफेक्ट करता हो। लिटरली मैं बता रहा हूं, इट्स ए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल थिंग। वो डाल दो इसमें और चाबी दे दो किसी के घर में जो तुम्हें दे ना, अब्बा हो, अम्मा हो, भाई हो, कोई भी हो, उसमें डाल दो। जिस दिन मैं नहीं पढ़ूंगा कंसिस्टेंसी के साथ या पढ़ूंगी तो मैं 50 रुपए मैंने डाल दिया, और जब मैं अपनी सेल्फ स्टडी पूरी कर लूंगी उस दिन मैं इसको खोल के इसको मैं हासिल करूं या करूंगा। करके देखो, 1 महीना ट्राई करो, मोटिवेट हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा, इंसान का मिजाज है। इसलिए क्या होता है, कहते हैं कि नहीं कि कुछ भी हो, कम से कम कहीं भी हो, जैसे होता है जो एकदम फ्री होता है, एकदम फ्री होती है चीजें, उसकी वैल्यू नहीं होती है। या तो आप उसमें मनी इन्वेस्ट किया हुआ आपने, या अपना वक्त तो माँ बाप ने खर्च किया हुआ है। बच्चे को नहीं वैल्यू होती। मैं बात किसकी कर रहा हूं, बच्चे की। अगर उसको टाइम अगर वो खुद इन्वेस्ट करे, माँ बाप को क्यों वैल्यू होती है? क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें खर्च की हुई हैं। अपना वक्त तो खर्च ही कर रहे हैं, अपना वर्क भी मतलब हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, और अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उनको उसकी वैल्यू है। लेकिन आप सिर्फ क्या खर्च कर रहे हो, और वो भी अंडर प्रेशर, टाइम, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपके लिए तो स्टिल इट्स फ्री ना, आपके लिए तो फ्री है, आपने इसमें पैसा नहीं लगाया। दीज आर द थिंग्स जिसको कहते हैं ना जान, माल, वक्त, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें माल है। इसीलिए तीनों लगाओ। आप अभी टाइम लगा रहे हो, वर्क कर रहे हो, अभी ये नहीं लग रहा है तुम्हारा इसको लगाओ, देखो, अपने को टारगेट दो, पिगी बैंक लॉक करके चाबी फेंक दो या कहीं गाड़ दो, कुछ कर दो कि चाबी तुम ले ही ना पाओ सेल्फ स्टडी से पहले और उसको काटना भी पड़े तो ले जाना पड़े किसी बंदे के पास, भैया इसको काट दो मशीन से, कुछ पैसे निकाल दो। मोटिवेट करो कि जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन ये डाल दो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जितना इकट्ठा होगा, अब ये नहीं कि ज्यादा इकट्ठा करना, पढ़ो ही मत, ताकि अच्छा खासा इकट्ठा हो, तो जाएगा तो तुम्हारे पास से, ठीक है। और जब सेल्फ स्टडी मेरी पूरी हो जाएगी उस दिन मैं इसको ओपन करूंगा या करूंगी, जिस दिन एग्जाम हो या सेल्फ स्टडी मेरी पूरी हो जाए। बात समझ में आ रही? मैं क्यों मोटिवेटेड हूं पढ़ाने के लिए? सबसे पहले मैंने आपसे फीस ली हुई है, बात समझ में आ रही? दूसरा, एक कमिटमेंट है जिसको मुझे कंप्लीट करना है, कि मुझे कोर्स क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले ऊपर फीस है, बात समझ में आ रही? सबसे पहले, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स, यू कैन नॉट डिनाई इट, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर मैं ना पढ़ाऊं तो पहला सवाल क्या आएगा, भाई देखो फीस तो ले ली बात इसी की आएगी, फीस की आएगी। वो ये नहीं कहेंगे कि अरे यार ये वो, नहीं, वो इसी की बात आएगी कि फीस ले लिया, देखो पढ़ाई नहीं रहा, छुट्टी कर लिया बैठ के। सबसे पहली चीज ये आती है, क्योंकि स्टिल इट्स अ रियलिटी। इंसान मोटिवेट होता है, मतलब वो सारी चीजें बिल्कुल वो होगा। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। सेल्फ मोटिवेट आप कैसे अपने आप को करोगे, आप समझ में आ रही? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं एग्जाम्पल 1। तो इसमें 3 एक्सरसाइज हैं टोटल चैप्टर्स में, और इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। कोई ऐसी ठीक है। एग्जाम्पल 1, अब ये कह रहे हैं इन फिगर 7.8, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये दिया हुआ है,
We're going to show that triangle AOD is congruent to triangle BOC. ये हमें शो करना है. तो हमने पहले ही कहा था अगर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो हमें अपने क्राइटेरिया को ढूंढना है. अभी एक ही क्राइटेरियन पढ़ा है तो उसी को सिर्फ ढूंढना है. अब जब आगे और पढ़ लेंगे तो अब उनमें से फिल्टर आउट करेंगे कि कौन सा यहां पे बेस्ट सूटेबल है, किसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा गिवन इंफॉर्मेशन पे. तो लेकिन वो दिया नहीं हुआ है. तो अब प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ वही सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन इंफॉर्मेशन. क्या हमारे पास गिवन है? OA is equal to OB. Second, OD is equal to OC. What we have to prove? तो दो पार्ट है यहां प्रूव करने के लिए. ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC, ये प्रूव करना है. सेकेंड, AD is parallel to BC, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू प्रूफ. ठीक है. अब जब प्रूफ पे आएंगे तो जिन ट्राइंगल्स को हमें प्रूफ करना है पहले उनको सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. उसके बाद अच्छा अगर क्राइटेरियन डायरेक्ट मौजूद है उसको लिखेंगे. अगर नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि क्राइटेरियन को पहले बताना पड़ता है, मतलब पहले निकालना पड़ता है, तब जाके हम ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं. यही सेम देखो, सेम स्ट्रैटेजी सिमिलैरिटी पे यूज होगा. पैसे कटेंगे, सर्विस बहुत स्लो है. अली आ गए? वो अली आ गए? कर रहे हैं वो, उनको बता दो बस कि हम यहां से छूटेंगे सीधे. ठीक है. तो कभी कभी क्या होता है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें डायरेक्ट क्राइटेरियन मौजूद है, वो हमने अप्लाई कर दिया. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्राइटेरियन जो अप्लाई करना है वो कंप्लीट नहीं मौजूद है. ठीक है. तो हम पहले उन क्राइटेरियन को निकाल के रखते हैं. ठीक है. ये मौजूद, फिर उसके बाद कलेक्ट करके हम ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए उसको यूज करते हैं. तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ना वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे भी यूज होगा क्लास 10th में. स्ट्रैटेजीज विल बी सेम, ये हमेशा याद रखें. इसलिए मैं कह रहा हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करेंगे. सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BOC, सॉरी मैं भी कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गया. ठीक है. इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, तो BOC तो होगा. ठीक है. इन दो ट्राइंगल्स को ले लिया. अब सबसे पहले यहां पे एक एक्सरसाइज कर लेंगे, मतलब अपने लिए भी एक्सरसाइज कर लेंगे. ठीक है. डम्बल वम्बल नहीं लेना कि हाँ ठीक है सब चीजें सही है कि नहीं. तो AO OB के इक्वल है, एक साइड मिल गई. OC OD के इक्वल है, दूसरी साइड मिल गई कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है. अब यहां पे जैसा कि आफिया ने बोला था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब देखो दो साइड है, अब उसके बीच का ही एंगल, SAS में यही कर सकते हैं ना. तो दो साइड के बीच का एंगल क्या इक्वल है? द आंसर इज यस. तो हम इसको ले सकते हैं और यहां पे SAS अप्लाई कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे AO इज इक्वल टू OB. अब यहां लिखेंगे सिंस गिवन, क्योंकि ऑलरेडी हम गिवन में मेंशन कर चुके हैं. देन OD और AO लिया है ना, तो हम लेंगे OD इज इक्वल टू OC. यहां पे भी मेंशन क्या करेंगे, सिंस गिवन. फिर लिखेंगे एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल B. अब ये देखो AOD लिख रहे हो तो BOC लिखना, क्योंकि यहां पे आप कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने जा रहे हो. ठीक है. तो BOC यहां पे लिखेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. सिंपल. तो कौन सा हो गया, तो यहां पे लिखेंगे, अरे नहीं, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC. दैट्स इट. देखो ट्राइंगल्स को जब बताएंगे वहां CPCD यूज नहीं करेंगे, लेकिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद
जब उनके पार्ट्स की बात करेंगे तो हम सीपीसीटी यूज करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट लिख देते हैं ताकि इंटरबसिटी। अनस को कहां छोड़ के आ गए? सो रहा होगा 100%। स्कूल से स्कूल से ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट को प्रूफ करना है। अब हमें यह प्रूफ करना है कि एडी जो है बीसी के पैरेलल है। तो वापस आ जाओ, अभी हमने किया किसी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या करना होता है? किसी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या करना होगा? उनको बैठ के स्केल से मेजर करेंगे, हाँ ठीक है, हाँ यहां भी 10 सेंटीमीटर, यहां भी 10 सेंटीमीटर, ये क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? मदीहा, जुनैद, जुनैद भी सो गया लग रहा है। सीपीसीटी से पैरेलल हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। अभी अभी लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया और लास्ट वाले क्वेश्चंस पैरेलल लाइन पे ही थे। यस सर, हम आप तो थे हजरत, बताइए। यस मदिया, किसी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या बताया था? ये दो लाइन है, इसको हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या एंगल? तो क्या होगा? इन दो पैरेलल लाइन पे जो ट्रांसवर्सल है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को या तो इक्वल प्रूफ कर दिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल प्रूफ कर दीजिए, या फिर को इंटीरियर का सम 180। यही तो बताया था। कब बताया था? इतना लंबा चौड़ा कब बताया? ये कब बताया जो मुझे सुनाई नहीं दिया? कि अच्छा क्या बोला था बताओ? एंगल, बस एंगल। अब एंगल का क्या करेंगे? उसका मोमोज बनाएंगे, पिज्जा बनाएंगे। बिल्कुल, आपने भी कहा एंगल। हाँ। अब यहां पे गौर से देखिए, बीसी को पैरेलल प्रूफ करना है किसके? एडी के। तो या तो सीडी ट्रांसवर्सल हो सकती है या तो बीए ट्रांसवर्सल हो सकती है, दोनों में से कोई एक ट्रांसवर्सल ले ले। चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे गौर से देखो, ये ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। सॉरी, हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन वाले नहीं, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल वाले, ठीक है। ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है पोजीशन पे, देखो। तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सिंपल, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस, ये देखो, सिंस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, so therefore angle OAD will be equal to angle OBC। यहां पे लिखेंगे क्या? CPCT, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, तो इस वजह से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन पे है और इक्वल है। तो यहां पे लिखेंगे एंड बोथ आर एट ऑल्टरनेट, या हम ये लिख सकते हैं बोथ आर ऑल्टरनेट interior angles. So this implies that AD will be parallel to these.
यहां पे अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं, अभी एग्जाम्पल 2 है ना, एग्जाम्पल 2 के बाद फिर थ्योरम 7.1। ठीक है, इसको कर लीजिए। किसी स्टेप पे कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट्स यहां पे डिस्कस किए हैं, तो पूछ लो फिर से। अब समझ में आ गया? हाँ, क्या नहीं समझ में बताओ। कौन वाला पूरा क्वेश्चन? यहां से पूरा क्वेश्चन ही हो गया। यहां पे क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में ये कह रहा है इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो अभी हमने क्राइटेरियन से पढ़ा है SAS, तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो वहां पे क्राइटेरियन को ढूंढना है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, ये दो मौजूद था, हमें सिर्फ क्या ढूंढना था, एंगल। तो एंगल कहां से मिला, एंगल ये मिला। ठीक है, तीन चीजें। तो यही तो है, तीन ही तो है। हाँ हाँ, दो नहीं हो सकते, तीसरा इसीलिए ढूंढना है भाई। क्राइटेरियन SAS है, हम अप्लाई करेंगे तो SAS में S दिया हुआ है। ठीक है, A हमें ढूंढना है, तो A मिल गया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो साइड एंगल साइड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल का एक साइड करस्पॉन्डिंग, एक ट्राइंगल का दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, और बीच का एंगल भी इक्वल, तो साइड एंगल साइड अप्लाई हो जाएगा। तो जब अप्लाई हो जाएगा तो फिर ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। भाई ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्राइटेरियन को ढूंढना है। क्राइटेरियन किस में ढूंढना है, जो गिवन फिगर है उसमें ढूंढना है। अगर वो क्राइटेरियन मिल रहा है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। तो यहां पे SAS हमें ढूंढना था, तो S और S तो दिया था, A नहीं था। तो A वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि A जो है वो दो साइड्स के बीच में ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन, अगर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर ये मिल रही कंडीशन तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर मिल नहीं रही है कंडीशन तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल। सेकेंड वाले में क्या प्रूफ करना था हमें, ये जो लाइन थी इसको पैरेलल प्रूफ करना था, इसलिए हमने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया। और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो और ये दो एंगल्स इक्वल हैं और दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अगर दो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं और दोनों इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। अब देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी AB जो है वो लाइन सेगमेंट है और ये जो L है ये इस ट्राइंगल का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक तो परपेंडिकुलर है और साथ में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC जो है वो BC के इक्वल है।
ये बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये मतलब ऐसे ही ढूंढना होता है कंडीशन क्वेश्चन में से, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, यानी P जो है वो L पे लाई कर रहा है, तो शो करो कि P जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। मतलब ये शो करो कि PA PB के इक्वल। अब देखो ये वो क्वेश्चन हो गया, इसमें ये नहीं बोल रहा है आपसे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ये कह रहा है कि PA PB को इक्वल प्रूफ करो। तो यहां पे क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी, हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा PA और PB किन दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं। तो PA लाई कर रहा है ट्राइंगल PAC में और PB लाई कर रहा है ट्राइंगल PBC में। तो वो दो साइड्स जिन दो ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं, अब उन दो ट्राइंगल्स को हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बात समझ में? ठीक है। तो अब यहां पे जब लिखेंगे दैट इज गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल PCB is equal to angle PCA which is equal to 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे बोल रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन वर्ड्स फॉर्म में भी कभी कभी हिडन इंफॉर्मेशन होती है, आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ये इसके 90 डिग्री है इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा होगा, नहीं, वो वर्ड्स फॉर्म में भी लिखा होगा और वो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। यस, AC पैरेलल टू BC, पैरेलल कहां से आ गया, या तो कुछ भी पैरेलल नहीं होगा एक दूसरे। यस, AC विल बी इक्वल टू BC, क्योंकि बोल रहा था बाइसेक्टर है, मतलब ये साइड इसके क्या है, इक्वल है। Now what we have to prove? We have to prove PA is equal to PB. ठीक है। अब ये देखना है कि PA और PB किस में लाई कर रहा है। तो PA और PB जो है ट्राइंगल PCA और PCB में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उन ट्राइंगल्स को अब चूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो अभी तक तो एक ही क्राइटेरिया पड़ा है, SAS, ठीक है। तो वही, लेकिन यहां पे तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, लेकिन जब जनरल क्वेश्चन हमें मिलेगा तो जितने क्राइटेरियन है हमें देखना पड़ेगा कौन सा अप्लाई हो रहा है। यहां पे तो श्योर शॉर्ट है, एक ही पड़ा है तो वही होगा, लेकिन आगे जब जनरल क्वेश्चन मिलेगा तब थोड़ी, तो तब उस पर तो कुछ भी अप्लाई हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BC। अच्छा, उसके बाद देखो PC कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो जब कॉमन साइड होगी तो वो तो इक्वल होगी, ठीक है। तो PC इज इक्वल टू PC हो जाएगा कॉमन, और इन दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्री, ये भी इक्वल है, तो SAS लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, दैट वी विल राइट AC इज इक्वल टू BC सिंस गिवन, ठीक है। नेक्स्ट वन, PC will be equal to PC since common, क्योंकि भाई एक तरफ एक ट्राइंगल की बात लिखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे ट्राइंगल की लिखते हैं। एंड नेक्स्ट एंगल क्या, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। एंगल PCA will be equal to एंगल, क्योंकि पहले हम PCA ले रहे हैं ना, तो PCA will be equal to एंगल PCB since given, तो given है इसलिए इक्वल है। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PCA will be congruent to ट्राइंगल PCB। याद रखिएगा जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिखे तो P के करस्पॉन्डिंग P है, C के करस्पॉन्डिंग C, क्योंकि इक्वल है, दोनों कॉमन है, सॉरी,
और ए के करस्पॉन्डिंग बी है, इसको बहुत ध्यान से लिखना। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो और पी ए और पी बी इन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है, तो यहां पे लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, और यहां पे लिख देंगे सी पी सी टी की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी। नहीं, अब और नहीं करेंगे, अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग साइंस में क्या पढ़ रहे थे? साइंस में पढ़ रहे थे यस, तो सॉल्यूशन सस्पेंशन को करना है ना, सस्पेंशन करना है, फिर उसके बाद हम आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट ही टॉपिक है, बाकी तो सब कवर ही हो गया जितना है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, वो तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पे हमने ये किया, अब इसके आगे जाहिर सी बात है हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे विल टेक व्हाट, साइंस, हम साइंस को टेक ओवर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। कॉन्ग्रुएंसी एंड ऑल प्रूफ कई बार करेंगे तब जाके चीजें समझ में आएंगी, और सिंपल स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने आपको बताया। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूफ करना है तो देखो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। क्राइटेरिया तो हमें पता ही नहीं भाई, ऐसे ऐसे लगेगा, वहां खुद बोल रहा है कि पहले साइड देखो, फिर उसका एंगल देखो, फिर साइड देखो, तो वैसे ही सर्च करना है वहां पे बस। हाँ, तो ऐसे ही होता है, प्रैक्टिस तो करना पड़ता है चीजें, ठीक है। आगे और क्राइटेरियन अभी पढ़ेंगे, तो अब जब सारे क्राइटेरियन हमारे सामने आ जाएंगे तो अब देखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, और वो गिवन इंफॉर्मेशन इन क्राइटेरिया में से कौन सी अप्लाई हम कर सकते हैं। सब गिवन थोड़ी रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि तीन चारों क्राइटेरिया की सारी कंडीशंस दी होंगी। हाँ, वो तो गिवन होगा, तो इसीलिए प्रूफ गिवन से ही शुरू होता है, उसी में सारी चीजें मौजूद होती है, वहीं से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा क्राइटेरियन हम लगा सकते हैं, ठीक है। यस जुनैद, कुछ कहना है? ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।